अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हैं स्टूडेंट्स 9th क्लास के एक नए लेक्चर के साथ। आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 7। जैसा कि आपको पता है पिछले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होता है दैट इज़ फ्रॉम डेंसिटी। वो डेंसिटी से होता है। इससे पहले वाले टॉपिक्स जो है वो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के मुताबिक, ALP के मुताबिक या स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है वो कट हो चुके हैं। तो इस वजह से हम स्टार्ट करेंगे डेंसिटी से। लेकिन उससे पहले मैं इस चैप्टर के नाम के लिहाज से, स्टेट्स ऑफ मैटर के लिहाज से आपको एक हल्का सा इंट्रोडक्शन ज़रूर दूंगा, क्योंकि वी विल डिस्कस द स्टेट्स ऑफ मैटर, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम लिक्विड, सॉलिड्स और गैसेज को डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ द रीज़न दैट्स वाई आई वॉन्ट टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। मैं आपको चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ज़रूर दूंगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले डिस्कस करते हैं टॉपिक्स ऑफ द डे। आज हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर। एक चीज़ आपने याद रखनी है, दिस इज़ द नेम ऑफ चैप्टर, और ये आपने लर्न नहीं करनी जो इसकी स्टेट्स है, ये जस्ट आपको इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट्स के क्लियर करने के लिए। तो इसके लिए ये मैं एरो हेड बना रहा हूँ कि यू शुड नॉट लर्न दिस टॉपिक, आपने इसको लर्न नहीं करना। अगेन हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा, जिसके लिए मैं डबल एरो यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट हमारे पास टॉपिक होगा डेंसिटी। आज हम डेंसिटी को देखेंगे कि डेंसिटी क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसके यूनिट क्या है। देन वी विल डिस्कस द प्रेशर, कि व्हाट इज़ प्रेशर, प्रेशर का भी फार्मूला और यूनिट, दोनों चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और देन एट द एंड वी विल डिस्कस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे टॉपिक्स ऑफ द डे। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन टुडेज लेक्चर। सबसे पहले मैं थ्योरेटिकली आपको थोड़ा सा वर्बली ही बता देता हूँ। नॉट आई एम गोइंग टू राइट एनीथिंग ऑन द बोर्ड अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर, बिकॉज दिस इज़ नॉट आवर टॉपिक। ये हमारा टॉपिक नहीं है, जस्ट चैप्टर का नेम है, इसलिए आई जस्ट वांट टू गिव एन इंट्रोडक्शन अबाउट दिस। मैं इसका जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो है स्टेट्स ऑफ मैटर। व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या है? बाय द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स हमने पढ़ा था कि मैटर और एनर्जी का जो रिलेशनशिप और इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है उसको हमने किसका नाम दिया था? मैटर का। तो वहीं से स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि मैटर क्या है। हमारे पास एवरीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज़ बेटे जो जगह घेरती है और वजन रखती है, दैट इज़ नोन एज, उसको हम किसका नाम देते हैं? मैटर का। तो आपने देखा है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें, सपोज मैं अगर अपने इर्द गिर्द देखूँ तो मुझे ये फैंस नज़र आ रहे हैं, ये दीवारें नज़र आ रही हैं, बोर्ड नज़र आ रहा है, डाइस नज़र आ रहा है, ऑल दीज थिंग्स आर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, ये सारे सॉलिड हैं। और यहाँ पर मैं सांस ले रहा हूँ तो आई एम इनहेलिंग ऑक्सीजन, मैं ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा हूँ। इट मीन्स देयर आर सर्टन गैसेज प्रेजेंट इन दिस क्लासरूम। इस क्लासरूम के अंदर गैसेज भी मौजूद है। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ मैटर। एंड द थर्ड वन, देयर इज अ वाटर बॉटल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे सामने एक पानी की बोतल पड़ी हुई है। तो पानी इज, जो वाटर जो है दैट इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज कंसिडर्ड एज लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर लिक्विड, सॉलिड और गैसेज तीनों तरह के मैटर जो होते हैं मौजूद होते हैं। इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए फॉर द इंफॉर्मेशन ओनली। इनकी डेफिनेशन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। सॉलिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, जिनकी शेप भी डेफिनेट होती है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। अगर हाँ आपके सामने ये जो बोर्ड लगा हुआ है, हम इस बोर्ड की ही एग्जांपल ले लें, तो इस बोर्ड की आप देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर शेप है विच इज़ अ डेफिनेट शेप, और इसने एक मखसूस जगह ऑक्यूपाई की हुई है, इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट है, तो इसलिए वी कैन कॉल इट सॉलिड, हम इसको सॉलिड का नाम देते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास अगर वाटर बॉटल की बात की जाए तो उसके अंदर लिक्विड है। अगर हम इसे बोतल में डालते हैं तो ये बोतल बन जाती है। अगर हम इसे ग्लास में डालते हैं तो इट कैन ऑक्यूपाइज द स्पेस द शेप ऑफ ग्लास, ये अटेन द शेप ऑफ ग्लास, ये ग्लास की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर हम इसे किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर रखते हैं तो इट कैन टेक द शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ये उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो वाटर है या कोई भी लिक्विड है, इट हैज़ सर्टन वॉल्यूम बट डज नॉट हैव सर्टन स्पेसिफिक शेप। इसकी मखसूस शेप नहीं होती बट वॉल्यूम होता है। जैसे आप एक रेगुलर बॉटल लेके पीते हैं, उसके अंदर अगर 250 ml पानी होता है तो वो 250 ml ही रहेगा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, चाहे आप गिलास में डाल लें चाहे आप बॉटल में डाल लें, लेकिन उसकी शेप डिफरेंट होती जाएगी जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को चेंज करते जाएंगे। तो थर्ड वन इज स्टूडेंट्स
गैसेज, गैसेज हमारे पास मैटर की वो स्टेट्स हैं जिनकी ना तो शेप डेफिनेट होती है और ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होता है। तो यही इनकी डेफिनेशन है, दो सब्सटेंसेस विच डज नॉट, द स्टेट ऑफ मैटर विच डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड गैस। उसको गैस का नाम दिया जाता है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं। अगर आप कमरे में छोड़ेंगे तो ये सारे कमरे की जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे, घर में छोड़ेंगे तो घर की जो पूरे घर को ऑक्यूपाई कर लेंगे। इट मीन्स इनको जितनी स्पेस मिलती जाती है ये उसको ऑक्यूपाई करते जाते हैं। तो हम कह सकते हैं गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइज ऑल द अवेलेबल स्पेस, जितनी भी इनको अवेलेबल स्पेस होती है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों टाइप्स थी मैटर की। लेकिन एक चौथी टाइप भी होती है मैटर की, दैट इज नोन एज प्लाज्मा। हम नॉर्मली इसको डिस्कस नहीं करते, लेकिन प्लाज्मा इज आल्सो द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और ये कौन सी होती है, व्हेन जब हम मैटर को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो उस टेम्परेचर के ऊपर मैटर जो होता है दैट कंपोज कैन टेक द शेप ऑफ, वो कौन सी शक्ल में आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स और आइंस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। दैट शेप और दैट स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज प्लाज्मा। तो उसको हम प्लाज्मा का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स देयर आर फोर स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की नॉर्मली चार स्टेट्स होती हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैसेज एंड प्लाज्मा। एंड आई डिस्कस ऑल फोर स्टेट्स विद यू। आपने इसको अच्छे से एक कॉन्सेप्ट इनका डेवलप कर लेना है, लेकिन लर्न नहीं करना। पेपर में ये इस दफ़ा नहीं पूछी जाएंगी क्योंकि ये ALP के मुताबिक कट हो चुकी है। चूँकि चैप्टर हमारा सारा लिक्विड, सॉलिड और गैसेज के गिर्द ही घूमेगा, इसलिए मैंने इनका इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी समझा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा आज का जो फॉर्मल टॉपिक है दैट इज़ वो क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, तो सबसे पहले वी विल हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। हमें डेंसिटी का एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस द फॉर्मल डेफिनेशन एंड फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, देखें भाई बेटे, हमारे पास किसी भी चीज़ के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मैस होता है, और उस मैस ने कितनी जगह घेरी हुई होती है, इन दोनों की अगर हम रेशो ले लें तो उसको हम किसका नाम दे देते हैं, डेंसिटी का। सपोज हमारे पास m मैस है ऑब्जेक्ट का और जो उसने जगह ऑक्यूपाई की हुई है दैट इज़ v वॉल्यूम है। देन हमारे पास जैसे अगर आप मैस को उसके वॉल्यूम के ऊपर डिवाइड कर देंगे देन वी कैन कैलकुलेट और देन वी कैन हैव डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। हम उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इसकी जब डेफिनेशन करते हैं डेंसिटी की, तो हम कह सकते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज, इसको हम किसका नाम दे देते हैं, डेंसिटी का। तो देखिए कि हमारे पास फर्ज किया कि इसी चीज़ को जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे देन वी कैन राइट इट एज इन सच अ वे दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू हमारे पास मैस पर यूनिट बीन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। अगर हम इसको सिंबल की शक्ल में लिखना चाहें और डेंसिटी को अगर मैं से सिंबल दे दूं d और मैस को दे दूं स्मॉल m और वॉल्यूम को दे दूं कैपिटल V, देन द फार्मूला बिकम्स दिस। ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा डेंसिटी का। तो डेंसिटी की डेफिनेशन है हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कम मास है ऑब्जेक्ट का, फर्ज किया कि 1 kg ऑब्जेक्ट है और वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, उसने वॉल्यूम जगह बहुत ज़्यादा घेरी हुई है, लाइक द गैस पार्टिकल्स आर देयर, गैस पार्टिकल्स और उन्होंने दूर दूर उन्होंने वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो इसका मतलब उनकी डेंसिटी क्या होगी, कम, क्योंकि डेंसिटी जो होती है वॉल्यूम के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन मैस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना उन पार्टिकल्स का वजन ज़्यादा होता जाएगा, उनका मैस ज़्यादा होता जाएगा, उतनी ही उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती जाएगी। तो वो कैन से दैट द डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस की हम डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी डेंसिटी का यूनिट कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ से हमारे पास देखिए मैस का यूनिट क्या होता है, kg, और हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो इट मीन्स इसका यूनिट हमारे पास क्या आ गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये है बिगर यूनिट ऑफ डेंसिटी, जब हमें किसी बड़े ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। और अगर हम इसका कोई स्मॉलर यूनिट कैलकुलेट करना चाहें तो किलोग्राम की जगह हम क्या लिख लेंगे, ग्राम, और मीटर की बजाय क्या लिख लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो इट मीन्स द स्मॉलर यूनिट ऑफ डेंसिटी इज ग्राम पर cm क्यूब।
तो ये हमारे पास डेंसिटी के यूनिट्स आ जाएंगे। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपके बुक में भी डिस्कस किया गया हुआ है, न्यूमेरिकल्स के अंदर भी ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम इस फार्मूले को 3 डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो ये जो इसकी शेप दी हुई है एज इट इज़। नंबर 2, अगर यहाँ से मैं मास को कैलकुलेट करना चाहूँ तो वॉल्यूम उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। और इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम को, ये है सेकंड फार्मूला, अगर इसी तरह यहाँ पर मैं वॉल्यूम को कैलकुलेट करना चाहूँ तो वॉल्यूम उधर चला जाएगा और डेंसिटी इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो हमारे पास द थर्ड फार्मूला बिकम्स वॉल्यूम इज इक्वल्स टू mass पर यूनिट डेंसिटी। तो ये mass पर यूनिट डेंसिटी हो जाएगी। दिस इज द वॉल्यूम, ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ। तो ये फार्मूला हम 3 डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें डेंसिटी फाइंड करनी है तो हमें मास और वॉल्यूम गिवन होगा, वी कैन यूज़ दिस फार्मूला। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का मास फाइंड आउट करना है और डेंसिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हमें मास और डेंसिटी गिवन होगी तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 2 पे आती है जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्रेशर। वो है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर क्या है, ये हम छोटी क्लासेस में भी प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं। फिजिक्स के अंदर जब हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं तो बेसिकली फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास वाइट बोर्ड है, आपको नज़र आ रहा है। इफ़ आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस वाइट बोर्ड, अगर मैं अपने हाथ से देखे इस वाइट बोर्ड के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इफ़ दिस फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलरली या नॉर्मली, नॉर्मल का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, परपेंडिकुलर का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये फोर्स मैं यहाँ पर परपेंडिकुलरली इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, देन द रेशियो ऑफ दिस फोर्स एंड द एरिया, जिस एरिया के ऊपर ये फोर्स परपेंडिकुलरली अप्लाई हो रही है, उन दोनों की रेशियो जो होगी दैट इज कॉल्ड प्रेशर। हम उसको किसका नाम देते हैं, प्रेशर का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले प्रेशर की डेफिनेशन हम क्या करेंगे, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस। फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया on the surface is called pressure। हम इसको प्रेशर का नाम देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखें कि प्रेशर जो है हमारे पास वो क्या है, फार्मूला प्रेशर का क्या बनेगा। इसी इक्वेशन को देखते हैं। फार्मूला लिखने के लिए प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स, तो फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्टिंग नॉर्मली ऑन पर यूनिट एरिया, तो एरिया से हम डिवाइड कर देंगे, तो दिस इज द फार्मूला ऑफ प्रेशर। ये हमारे पास प्रेशर का फार्मूला बन जाएगा, P इज इक्वल्स टू F ओवर A। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसका यूनिट डिस्कस करना चाहें तो इसका यूनिट क्या होगा, देखिए हमारे पास फोर्स का यूनिट क्या होता है, सॉरी प्रेशर का यूनिट जो होता है दैट इज पास्कल। तो अगर हम 1 पास्कल को डिफाइन करना चाहें, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इट मीन्स हमारे पास 1 पास्कल जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, द प्रेशर is 1 Pascal if 1 Newton force is acting normally on 1 meter square area। अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है तो इन दोनों की जो रेशियो होगी देन दिस इज कॉल्ड 1 पास्कल। ये हमारे पास 1 पास्कल के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास प्रेशर। इसके अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि फोर्स जो एक्ट हो रही है बॉडी के ऊपर दैट इज़ परपेंडिकुलरली, वो फोर्स हमारे पास परपेंडिकुलरली अप्लाई हो रही है इसके ऊपर, तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड प्रेशर। लेकिन अगला टॉपिक जो है हमारा आज का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो बहुत ही ज़बरदस्त और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप इसको ऐसे ही समझेंगे, बल्कि इस तरह की कोई एक दो एक्टिविटीज़ आप घर में इससे परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे पहले मैं आपके बुक में डेफिनेशन दी हुई है एटमॉस्फेयर की। मैं एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन जो है
वो भी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि एटमॉस्फेयर क्या है हमारे पास। देखिए बेटा, ये हमारी अर्थ है, ज़मीन है, इसके इर्द गिर्द ये सारे का सारा जो कवर है, ये जो इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेज है, दिस इज कॉल्ड आर एटमॉस्फेयर। ये हमारा एटमॉस्फेयर है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो वी कैन से दैट अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर। ये हवा के कवर के साथ, एक इन्वेलप के साथ सराउंड कर रही है, इर्द गिर्द हमारे हर तरफ हवा का एक इन्वेलप, एक कवर मौजूद है, एंड दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। तो इसकी हम डेफिनेशन क्या करेंगे कि अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर, तो दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। बाय अ कवर ऑफ एयर इज कॉल्ड, इसको हम किसका नाम देते हैं, एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर के बारे में आपने यहाँ पर एक वर्ड है एयर, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एयर जो होता है ना बेटे, दिस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेज। ये हमारे पास मुख्तलिफ गैसेज का कम्बिनेशन होता है, ये आपने याद रखना है। तो एयर जो है दिस इज बेसिकली कम्बिनेशन, या आप कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो देखिए हमारे माहौल के अंदर डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं, इन सब का जो मिक्सचर है, इन सब का जो कम्बिनेशन है, दैट इज़ कॉल्ड एयर, ये हवा कहलाता है। आपने एक बात याद रखनी है कि हवा जो है हमारे पास, क्या इसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है? क्या फॉर एग्जांपल मैं जिस लेवल पे हूँ यहाँ पर भी हवा मौजूद है, जो हवा की डेंसिटी जितनी रेशो के साथ ये गैसेज इधर मिक्स हुई हुई हैं आपस में, क्या मेरे से 100 मीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर भी ये गैसेज इसी रेशो के साथ इनकी डेंसिटी इतनी ही होगी, या इससे 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, अप टू 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, क्या जैसे जैसे हम इससे स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते जा रहे हैं, गैसेस की जो डेंसिटी है, सॉरी एयर की जो डेंसिटी है, क्या ये कांस्टेंट रहती है, क्या ये यूनिफॉर्म रहती है? क्या जितनी डेंसिटी एयर की यहाँ इस लेवल के ऊपर है, हमारे ऊपर आने वाले लेवल जो हैं, क्या उनके ऊपर भी एयर की डेंसिटी इतनी ही है? नो, नेवर। ये एयर की डेंसिटी जो होती है दैट इज़ नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर। ये इस एटमॉस्फेयर के अंदर, इस हमारे इर्द गिर्द जितनी भी हवा है इसके अंदर, एयर की जो डेंसिटी है दैट डज नॉट रिमेन्स यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, ये एक जैसी नहीं रहती, इट वेरीज अकॉर्डिंगली एज वी मूव फ्रॉम इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, इसकी डेंसिटी जो होती जाएगी हमारे पास, वो डिक्रीज होती जाएगी कॉन्टीन्यूसली, लगातार। तो यहाँ आपने एक बात, दो बातें याद रखनी है। नंबर वन तो ये कि डेंसिटी ऑफ एयर जो है हमारे पास, दैट विल नॉट रिमेन्स यूनिफॉर्म। डेंसिटी ऑफ एयर इज नॉट यूनिफॉर्म और कांस्टेंट इन एटमॉस्फेयर, माहौल के अंदर। तो दूसरी बात हमने ये यहाँ पर याद रखनी है कि ये जो डेंसिटी है, जैसे जैसे हम एज वी मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, डेंसिटी डिक्रीजेज, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते जाते हैं, एयर की डेंसिटी जो होती है स्टूडेंट्स, वो क्या करती जाती है, डिक्रीज करती जाती है। तो ये दो तीन बातें आपने एयर के हवाले से याद रखनी है। अब मैं आता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ। माहौल जो है ये भी बॉडीज़ के ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट करता है। माहौल को हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं, तो इसी वजह से फिर इस प्रेशर को भी हम किसका नाम देंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये इसको मैं एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, जो आपकी बुक में भी गिवन है कि फ़र्ज़ कर लिया बेटे, फ़र्ज़ कर लिया कि आई हैव अ बैलून, ये मेरे पास एक बैलून है और आपने इस बैलून के अंदर हवा भरी हुई है, ठीक है। जब हम इस बैलून के अंदर एयर फिल कर देंगे, तो एयर जैसे जैसे आप इस बैलून के अंदर फिल करते जाएंगे, एयर जो होगी ये इस बैलून के सरफेस के ऊपर क्या करती जाएगी, देखिए एक प्रेशर एग्जर्ट करती जाएगी हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में ये प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। तो इस प्रेशर की वजह से ही इसका सरफेस जो है वो ऊपर की तरफ फूलता जाता है। एक तो आपने याद रखना है कि ये जो हमारे पास बैलून है, इसके अंदर जब हम एयर फिल करते हैं तो एयर विल एक्सर्ट अ प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन,
हवा जो है वो हर डायरेक्शन के अंदर इसके ऊपर एक प्रेशर लगाती है जिसको हम एयर प्रेशर का नाम देते हैं। साइमल्टेनियसली बैक वक्त, उसी वक्त आपने एक बात याद रखनी है, बाहर से माहौल भी लगातार इसके ऊपर अंदर की डायरेक्शन में एक प्रेशर लगा रहा होता है। उस प्रेशर को हम किसका नाम देते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो ये जो मैंने ब्लैक एरोज बनाए हुए हैं, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये वो प्रेशर है जो माहौल इस बैलून के आउटर बाहर वाले सरफेस के ऊपर लगा रहा है। हम देखते हैं, हम सर्टन कुछ हवा भरते हैं उसके अंदर, और जब हम वो हवा भरते हैं और भरने के बाद उसको बांध देते हैं गुब्बारे को, बैलून को, तो फिर हम उसके साथ खेलते हैं, या सपोज़ हम कोई बर्थडे पार्टी है वहाँ उसको हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं। इसका मतलब है कि जो अंदर से हवा प्रेशर लगा रही है बाहर, उसके ऊपर बाहर से भी एक प्रेशर लग रहा है। जब एयर प्रेशर और हमारे पास ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, इनमें से कोई वैल्यू जो इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप देखते हैं कि आप एक बैलून के अंदर बाज नहीं आते, मज़ीद हवा भरते जाते भरते जाते भरते जाते हैं, तो एक वक्त आता है कि उसका एयर प्रेशर अंदर से इतना ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है कि उसका जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से अंदर से ब्लास्ट हो जाता है और वो गुब्बारा फट जाता है। तो दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से है। और अगर सपोज आप देखें कि हमारे पास बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ये लग रहा है, ये कम से कम जो अंदर एयर प्रेशर हमारे पास होता है, दिस वुड बी इक्वल, ये इसके इक्वल होना चाहिए। अगर ये वेरी करेगा, बढ़ेगा, तो देन आप देखेंगे कि हमारे पास जो है ये इसका प्रेशर के ज़्यादा या कम होने की वजह से ये फट जाएगा। अक्सर आप लोगों ने स्टूडेंट्स देखा होगा, व्हेन यू आर गोइंग टू विजिट हिली एरियाज़, जब आप हिली एरियाज़ की तरफ जाते हैं, सपोज नारायण कागान या आप स्कर्दू की तरफ चले गए सैर करने, वहाँ आप जब लेज़ का पैकेट लेके अपने हाथ पे ऐसे रखें, आप देखेंगे कुछ देर बाद लेज़ का पैकेट फट जाता है। आपने देखा ये लेज़ या ये स्लांटी, ये जो पैकिंग होती है चिप्स की, ये एयर टाइट होती है। इसका मतलब इनके अंदर एयर मौजूद होती है। ये एयर क्या करती है, हमारे पास उसको प्रेशर अप्लाई करती बाहर की तरफ। जब ये किसी ठंडे इलाके में हिली एरियाज़ की तरफ जाते हैं, वहाँ पर ठंड होने की वजह से ये पार्टिकल्स कंडेंस हो जाते हैं। जब ये पार्टिकल्स कंडेंस होते हैं तो ये नीचे बैठ जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं, इनका प्रेशर रिड्यूस होता है। तो बाहर जो एटमॉस्फेयर इनके ऊपर उस वक्त प्रेशर लगा रहा होता है, जैसे ही वो इंक्रीज करेगा इंटरनल प्रेशर से, वो जो हमारे पास लेज़ का पैकेट होता है वो फट जाता है। आपने शायद ये एक्सपेरिमेंट किया है या नहीं किया। अगर आपने नहीं किया तो आइंदा जब भी आप जाएं तो इस एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे मैंने किया है और मैंने ये ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया खुद भी कि ऐसा होता है। इसकी एक आसान सी एग्जांपल मैं और आपको देता हूँ बेटे, कि जो आपकी बुक के अंदर डिस्कस की हुई है कि दैट यू कैन टेक एम्प्टी कैन। आप एक कैन ले लें, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक कैन बना लिया है, यहाँ पर ये एक कैन है, ये इस कैन का ढक्कन है, और व्हेन यू पुट इट ऑन अ फ्लेम, आप इसे एक फ्लेम के ऊपर रख रहे हैं, शोले को। आपने इस कैन का एम्प्टी लिया था, इसके अंदर थोड़ा सा वाटर डाल दिया। जब आपने इसके अंदर वाटर डाला तो आपने इसको जब फ्लेम के ऊपर रखा, तो ये हमारे पास फ्लेम की वजह से इसके अंदर वाटर वेपराइज होना शुरू हो जाएगा, और वो वेपर जो होंगे वो बाहर की तरफ एक प्रेशर लगाएंगे। आप इसको टाइट कर देंगे, हवा को बंद कर देंगे बिल्कुल, तो वो प्रेशर इसके ऊपर एग्जर्ट हो रहा होगा। अब आप क्या करें कि इसको नीचे फ्लेम से उठा लें। अब इसी कैन को आप यहाँ पर रखें और इसके ऊपर से एक टैप ऑफ वाटर, आप पानी जो है, एक टैप से, एक टूटी से आप पानी जो है इसके ऊपर ठंडा पानी फेंकना शुरू कर दें। अब आप सिमिलरली देखेंगे कि जो इसके अंदर वाटर इवेपोरेट हुआ था, वो जो वेपर जिसके ऊपर बाहर की डायरेक्शन में प्रेशर लगा रही थी, अब वो कंडेंस हो जाएंगी। जब वो कंडेंस हो जाएंगी तो इनर प्रेशर हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा। इसकी एक और बड़ी आसान सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप एक एम्प्टी बॉटल ले लें। ये जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, इनके अंदर एयर होती है। आप उस बॉटल के अंदर अगर वैक्यूम पंप मौजूद है, यू कैन इवैक्यूएट द एयर थ्रू द वाटर बॉटल। अगर आप उस वाटर बॉटल में से हवा सारी की सारी निकाल दें, उसको इवैक्यूएट कर दें, तो आप देखेंगे बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, लेकिन अंदर से एयर प्रेशर नहीं लगेगा, इक्विलिब्रियम नहीं होगा। जब हमारे पास इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो आप देखेंगे कि उसकी वजह से भी वो बॉटल जो होगी वो ब्लास्ट कर जाएगी। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। ये 2-3 एग्जांपल्स हैं, इनको आपने जहन में रखना है ताकि आपको डेली लाइफ में, इवन ये जो बच्चे बबल्स बनाते हैं, थोड़ा सा सरफ ले लेते हैं पानी में डाल के और उसके रिंग्स बनाने शुरू कर देते हैं, आप देखते हो वो रिंग भी थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, फट जाता है। जैसे जैसे आप उसे बड़ा करते जाते हैं, एयर प्रेशर अंदर से बढ़ता जाता है, जब वो प्रेशर इंक्रीज होता है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो बबल जो होता है वो ब्लास्ट कर जाता है। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटे कि आपको ये आज की जो टर्म्स थी हमारे पास, डेंसिटी, प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये अच्छे से समझ आई होंगी। इसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, देन योर क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम, आप इसको पूछ सकते हैं। मैं हल्का सा एंड पे रिव्यू देना चाहता हूँ। सबसे पहले टॉपिक के बेटे मैंने आपसे डिस्कस की थी स्टेट्स ऑफ मैटर, और जो स्टेट्स ऑफ मैटर है मैंने आपको बताया कि ये एक्सक्लूड हो गई हैं ALP के अंदर। ये जो हमारा एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम है इसमें से ये एक्सक्लूड हो गई, निकल गई हैं, तो आप यू डोंट हैव नो नीड टू लर्न दिस टॉपिक। आपने इसको स्टेट्स ऑफ मैटर को जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए और कॉन्सेप्ट्स के लिए डिस्कस करना है, अदरवाइज आपने इसको एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न नहीं करना। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू ALP के मुताबिक हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है जो आपने लर्न करना है, याद करना है, दैट इज़ डेंसिटी। आपको अगर सपोज आ जाता है कि डिफाइन डेंसिटी, देन यू शुड हैव टू राइट द डेंसिटी, डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी फर्स्ट। आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द फार्मूला एंड देन यू हैव टू राइट द यूनिट ऑफ द डेंसिटी। तो उसके बाद फिर हमारे पास प्रेशर है। प्रेशर की भी अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर तो देन आपने यही 3 चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू शुड हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, देन फार्मूला एंड देन यूनिट। और उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये आपका कॉन्सेप्चुअल बेस है, इसमें से आपको MCQs भी पूछा जा सकता है। और इसमें आपको एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि हमारे इर्द गिर्द जो एयर का इन्वेलप है, जो कवर है, दैट इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। यहाँ डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिख भी दी है कि अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एयर जो है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। और फिर एयर की डेंसिटी डज नॉट रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर। ये जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं डेंसिटी वेरी करती जाती है। एंड आफ्टर दैट आई was discuss 2 or 3 examples of atmospheric pressure. So students, this is what about today's topic. अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।